Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारी इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की जो संख्या है पिछले साल की यानी 75 से बढ़कर ये कितनी हो गई है? 91 हो गई है। और अगर बात की जाए 2017 में तो रैंकिंग कितनी थी? तो भारत के केवल इसमें 31 संस्थान ही शामिल थे, जो कि अब यानी 2023 की बात की जाए तो इसमें 91 जो है भारतीय संस्थान को इसमें शामिल कर लिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc बेंगलुरु को इसमें अगर देखा जाए तो भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है, लेकिन यह 2017 से के बाद पहली बार है जो 201 से लेकर के 250 बैंड के अंतर्गत ये आया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि लेकिन स्टार्टिंग के जो मतलब बोला जाए इस रैंकिंग में, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में स्टार्टिंग के 200 तक यानी शुरू से लेकर के 200 तक भारत की एक भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। और जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है IISc बेंगलुरु को, यह 201 से लेकर के 250 बैंड के बीच आया है। ये ध्यान रखना है कि 200 तक कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। अन्य यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, शुल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज भारत में अगले जो है सर्वोच्च रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। केवल कुल मिलाकर के यहाँ ध्यान रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत का एक यूनिवर्सिटी है जिसे एक तो नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिए गए हैं, लेकिन IISc बेंगलुरु को उसमें प्रथम स्थान मिला है। यह इन्हें 501 से लेकर 600 बैंड में स्थान दिया गया है। जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसमें सबसे आगे है, ऑक्सफोर्ड। और सेकंड पोजीशन पर कौन सा है? तो स्टेफन यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड पोजीशन पर है आपका मेसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपके थर्ड पोजीशन पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। बिहार के गया शहर में पितृपक्ष मेला जो है 28 सितंबर से शुरू हो गई। आप लोग सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष में यानी जो जिनके पिता की मृत्यु हो जाती है वो लोग क्या करते हैं, एक पिंडदान तरह का करते हैं। और ये 15 दिनों को अभी चलता रहेगा प्रोग्राम, जो है कि पितृपक्ष मेला अभी सेलिब्रेट किया जाता है, अभी मनाया जाता है इस मेले को। तो ये 28 सितंबर से शुरू हो गया है बिहार के गया शहर में। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, गया में एक विष्णुपद मंदिर है, यहाँ पर इसका किया जाता है ये, और फल्गु नदी के तट पर है ये। और ये रहा आपका मैंने कल भी आपको बिहार का इमेज बताया था, क्योंकि बिहार की इमेज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिहार का मैप को ध्यान रखिएगा कि बिहार के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। बिहार के ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल से आपके सटे हुए। जितने भी बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, जितने भी बॉर्डर वाले आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सभी को ध्यान रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं। पहला उद्घाटन कार्यक्रम विष्णुपद मंदिर में आयोजित किया गया। अब पितृपक्ष मेला क्या है? एक विश्व प्रसिद्ध पखवाड़े का आयोजन है जिसका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। भारत और विदेश से लोग यहाँ क्या करते हैं, फल्गु नदी के तट पर अपनी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। पितृपक्ष दिवंगत आत्माओं को समर्पित है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जो जैसे कर्म है वो किए जाते हैं। यह अनुष्ठान फल्गु नदी पर, कुल मिलाकर ध्यान रखना है कि यह अनुष्ठान जो है फल्गु नदी पर किया जाता है। अनुष्ठान के बाद गया के विष्णुपद मंदिर में विशेष प्रार्थना की जाती है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। कुल मिलाकर आपको ये सब इसमें ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नागालैंड पुलिस ने ड्रग्स और जबरन वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या दिया गया है? इस ऐप का नाम दिया गया है मेड इन नागालैंड। मेड इन नागालैंड इस ऐप का नाम दिया गया है। यह ऐप क्या है? आम जनता हो या पीड़ितों के लिए ड्रग्स और एक्सटॉर्शन से संबंधित शिकायतों की जानकारी प्रदान करने के लिए होगा। यह ऐप उन्हें पुलिस स्टेशन गए बिना भी जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा इस ऐप के जरिए गुमनाम शिकायतें भी दर्ज की जा सकती है। गुमनाम शिकायतें भी दर्ज करती है। और ये जो ऐप है यह वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध व्हाट्सएप नंबर के जरिए क्या होगा, पुलिस तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह की कौन सी 116वीं जयंती जो है मनाई गई है? कब मनाई गई? 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह की 116वीं जयंती। भगत सिंह क्या थे? एक क्रांतिकारी सेनानी थे। भगत सिंह क्या थे? एक क्रांतिकारी सेनानी थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जो जीवन है पूरा बलिदान कर दिया था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 28 सितंबर
1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था, पंजाब के बंगा में हुआ था। वह मार्क्सवाद से प्रभावित थे और व्लादिमीर लेनिन, लियोन ट्रॉट्स्की और मिखाइल बुकरेन के लेखन से प्रेरित थे। तो किन लेखक है ये? मार्क्सवाद से प्रभावित थे व्लादिमीर लेनिन, लियोन ट्रॉट्स्की और मिखाइल बाकुनिन के लेखन से प्रेरित थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और फांसी किसको किसको दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में क्या किया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसे देखा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। और मार्च 1926 में उनके द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा। कब की गई थी? तो 1926 में। उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सचिव के रूप में भी क्या किया है? कार्य किया है। किस कीर्ति किसान पार्टी के सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किसके साथ? तो जॉन सैंडर्स को जॉन्स स्कॉट समझ लिया और उन पर गोली चलाई थी, जिसके कारण यह केस भी लड़ा गया था दिसंबर 1928 में भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के द्वारा। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके थे। कब? क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन भी पूछता है कब की घटना है, तो अप्रैल 1929 की है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। वरिष्ठ नौकरशाह पीयूष गोयल का नेट ग्रिड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। किसका बढ़ा दिया गया है? पीयूष गोयल का। अब देख लेते हैं, ये 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पीयूष गोयल का कार्यकाल जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में बढ़ा दिया गया है। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने गोयल के कार्यकाल को, क्योंकि इनका कार्यकाल था 25 मार्च 2024 तक, इनका कार्यकाल था 25 मार्च 2024 तक, जिसे बढ़ा करके, ये तो कार्यकाल था, इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है, यानी 25 मार्च 2024 से बढ़ा करके इनका कार्यकाल को 19 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब ये आखिर नेट ग्रिड होता क्या है? तो यह आतंक विरोधी उद्देश्यों के लिए एक एकीकृत इंटेलिजेंस, आप बोल सकते हैं कि मास्टर डेटाबेस संरचना है। इसकी परिकल्पना जो है 2008 के मुंबई हमलों के बाद की गई थी। 2008 के मुंबई हमलों के बात की गई थी। यह एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित डेटाबेस है जिसमें आतंकवादी हो या आर्थिक अपराध हो और अन्य समान घटनाओं की जानकारी शामिल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? पूरे मणिपुर को, मणिपुर सरकार ने क्या किया है? अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। आप लोग सभी इससे जानते होंगे, अफस्पा एक सुने होंगे। अफस्पा है क्या? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA यानी अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र की इस घोषणा से जो है 19 विशिष्ट पुलिस स्टेशन है जिसको कि अलग रखा गया है। मणिपुर में अफस्पा जो है कब से लागू है? 1981 से लागू है। 1981 से AFSPA अफस्पा कब से? 1981 से लागू है। अब इसके संबंध में अधिसूचना अफस्पा के संबंध में अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन मणिपुर में जो लगाया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा लगाया गया है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए अशांत क्षेत्र जो अधिसूचना को जारी किया है, मणिपुर और असम के लिए अधिसूचनाएं जो है उनकी संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। इसलिए मणिपुर की सरकार ने क्या किया? अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मलयालम फिल्म 2018 किसको दिया गया है? मलयालम फिल्म 2018 को। 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में कौन सा अवार्ड है? ये 96th एकेडमी अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। और इसका निर्देशन किसने किया है? जूड एंथनी जोसेफ ने किया है। यह 2018 में केरल में ही बारिश और बाढ़ पर आधारित है यह फिल्म जो है। 96th ऑस्कर अवार्ड जो है 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल पैन नलिन लास्ट ईयर जो है इसको लाया गया था, बट ये नामांकित नहीं हो पाया। पैन नलिन की थी छेलो शो
को इस साल के ऑस्कर के लिए चुना गया था, बट हुआ क्या, इसे शॉर्टलिस्ट तो किया गया लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया। और भारत को कौन सा, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वृत्तचित्र लघु फिल्म का पुरस्कार इसने जीता है। और RRR के नातू नातू को कौन सा दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार इसने जीता था, सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कैमूर जिले में बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिला, यानी पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, पहला कहाँ है, वन्यजीव, कौन सा है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपके चंपारण में है। और दूसरा कहाँ है, मिला है कैमूर जिले में। कैमूर, ये देख लेते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि चंपारण में है, इसके बाद ये बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व होगा। और वर्तमान में राज्य में जो कुल कितने हैं, 54 बाघ मौजूद हैं। कैमूर जिले में बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसकी सीमाएं किससे लगती है, कैमूर की अगर सीमा की बात की जाए तो उसकी सीमाएं झारखंड से लग रही है, यूपी से और MP से लगती है। कैमूर की सीमाएं किससे किससे लगती है, झारखंड से, MP से और UP से लगती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर एक्चुअली ये थोड़ा मैपिंग यहाँ गलत हो गई है। ओके, यहाँ जो शो होना चाहिए था बिहार के मैप में, और इसकी सीमाएं हैं जो झारखंड से लगती हैं। ये बिहार का कैमूर आपका यहाँ पड़ेगा, कैमूर आपका यहाँ, इस जगह आपका कैमूर आ जाएगा। ओके, कैमूर यहाँ आएगा। और इसकी सीमा किससे हो गई, UP से हो गई और आपका झारखंड से हो गया। इसकी सीमाएं लगती है, UP झारखंड से जो है इसकी सीमाएं लगती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेपाल T20 में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। नेपाल 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। मुनी VR 46 रेसिंग टीम के मार्को बेजिस ने भारत GP जीता है। कौन सा है, भारत GP जीता है। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे और फ्रांस के फैबियो क्वार्टर तीसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रेंड बाइटर चौथे स्थान पर पूरी रेस पूरी की है। मोटो GP भारत का आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में किया गया है। तो ये एक अन्य इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेडलाइन नहीं दी गई, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक रेस के बारे है जो मुनी VR मार्को बेजिस ने भारत GP जीता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। माता अमृतानंदमयी देवी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और इनको अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके फॉलोवर्स हैं इनको अम्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने वैश्विक शांति, आध्यात्मिकता और करुणा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। यह पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम, किसके द्वारा, बोस्टन ग्लोबल फोरम, BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन के द्वारा दिया जाता है। माता अमृता देवी अपने प्रशंस को और अनुयायियों के बीच, उनके फॉलोवर्स है जो उनको मानते हैं, उनके बीच अम्मा के नाम से जानी जाती है। और इस पुरस्कार की घोषणा जो है 31 जुलाई को जयपुर में C20 यानी सिविल 20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है MS स्वामीनाथन का। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रसिद्ध क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं। कृषि वैज्ञानिक मनकोम्बू संबा सिवन स्वामीनाथन यानी MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हुआ है, चेन्नई में निधन हो गया है। वह एक कृषि विज्ञानी, कृषि वैज्ञानिक, पादप अनुवांशिकीविद, प्रशासक और मानवतावादी थे। इसके अलावा उन्होंने हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं और चावल इन दोनों की अधिक उपज देने वाले किस्मों को विकसित करने में भी इनकी बहुत बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई है। इन्हें भारत के क्या जाना जाता था, इन्हें भारत का हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। क्या बोला गया है इनको, भारत का हरित क्रांति के जनक के रूप में। उन्होंने हरित क्रांति की सफलता के लिए 1960 और 70 के दशक में C सुब्रमण्यम और जगजीवन राम कि समय में क्या थे, कृषि मंत्रियों के साथ इन्होंने काम भी किया। MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति के जनक के रूप में भी जाना जाता था। भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की जो किस्में होती थी, इन किस्मों को विकसित करने में और शुरू करने के लिए 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971 में रेवन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और 86 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है,
उन्हें 1971 में, हाँ, उन्हें एच के फिरोदिया पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कार जो उनको दिए गए हैं ध्यान रखना है क्योंकि ये पुरस्कार पूछ सकता है। उन एच के फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है। 79 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 1988 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संघ के अध्यक्ष बने थे एंड 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के यह अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। एम राजेश्वर राव को केंद्र ने 1 वर्ष के लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या किया है, फिर से नियुक्त किया है। भारत के आयकर विभाग ने 2017 से लेकर 2019 के दौरान करों को कम भुगतान करने के लिए ड्रीम 11 से लगभग कितना है तो $150 मिलियन की मांग की है। इंडियन ऑयल ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन ऑयल के द्वारा। रूस संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में क्या है, फिर से शामिल होना चाहता है। एक्चुअली 2022 में अप्रैल 2022 में क्या किया गया था, इसे हटा दिया गया था यूएनएचआरसी से। यूक्रेन पे संघर्ष का जो मुद्दा था, इसने जबरदस्ती अधिकार, सैन्य अधिकारों की जो जबरदस्ती किया था, इसको हटा दिया गया था और हटाने के लिए इसका जो प्रस्ताव लाया गया था वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। भारत का विधि आयोग एक साथ चुनाव कराने पर एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। और आज का सवाल ये है कि 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है और 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। इसके साथ ही रेखा, अनूप एंड सूरज, ये तीनों के रिप्लाई बिल्कुल सही आए हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह से ही आपने एक कंटिन्यूटी के साथ रिप्लाई दिया करें। चंद्र प्रकाश, आपका रिप्लाई भी आता था बट आपका रिप्लाई नहीं आया है। सो देखिए, ध्यान दीजिए, रिप्लाई आनी चाहिए। इससे आपकी अपनी जो पकड़ मजबूत होगी करंट की और आपका अपना एक टॉपिक तैयार होता जाएगा। नाउ तो आज के 2 सवाल याद रहे कि विधि आयोग का 21वां विधि आयोग और 22वां विधायक दोनों के अध्यक्ष कौन हैं और 22वां विधि आयोग जो है इसका कार्यकाल जो है कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, कितने वर्षों के लिए, इसका गठन कब हुआ था और कितने वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2023 को गुजरात के छोटा उदयपुर में क्या किया है, परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये परियोजनाओं कितनी की थी, 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं थी, जिसके तहत 4500 करोड़ रुपए जो है किस पे खर्च किया जाएगा, जो इसको बोला गया है ना कि स्कूल एक्सीलेंस के ऊपर, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक खर्च किया जाएगा 4500 करोड़ रुपए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पोमा ग्रुप क्या है, जो रोपवे होती है, रोपवे एक निर्माण कंपनी है, रोपवे उसकी एक प्रमुख बोल सकते हैं समूह है, पोमा ग्रुप के साथ कितना क्या है तो 2000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भार्गव दास गुप्ता को मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी में कितने 41 ईयर्स के बाद क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है और ये चौथा स्वर्ण पदक जीता है। और ओवरऑल एशियाई खेल की बात की जाए तो ये 13th पदक था। IISER भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नया अणु HIV-1 वायरस के वायरल ट्रांसक्रिप्शन में बाधा डाल सकता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 कब मनाया गया, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अब आपको बताना है इसकी थीम क्या रखी गई है, ये आपका तीसरा सवाल हो गया। इसकी थीम क्या रखी गई है, फर्स्ट है विधि आयोग, 21वां विधि आयोग, सेकंड है 22वां विधि आयोग। इन दोनों के अध्यक्ष को बताना है 22वां विधि आयोग गठन कब हुआ है और कितने वर्षों के लिए। और ये क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 जो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना घोषणा की है और जिसके तहत चाहे वो पुरुष हो या महिला, इनको कितना दिया जाएगा, 10 लाख रुपए की जो है राशि से सहायता प्रदान की जाएगी। वहीदा रहमान को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा रहमान को 2021 के लिए और 2020 के लिए किसको किया गया था, 2020 के लिए किसको किया गया था, आशा पारिक को किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कहाँ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम को शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ, गोवा। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने किसकी शुरुआत की है, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की। किसने भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, इटालियन रेसर कौन है, मार्को बेजेची। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है,
सवाल एक क्वेश्चन दे दूं कि इस क्वेश्चन कहाँ किया गया है। आपको ये बताना है कि भारत को जो पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो जीता गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने किसको एमडी एंड सीयू के रूप में नियुक्त किया है, संजीव मंत्री। एडीबी के उपाध्यक्ष रूप में किसको नियुक्त किया गया है, भार्गव दास गुप्ता को। और एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई है। इसके जो सदस्य देश हैं वो 68 के सदस्य देश हैं। किसको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, माता अमृतानंदमयी को। किस बॉलीवुड राइटर का 88 और क्या निधन हो गया है, प्रयागराज। किस देश का परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है, नॉर्थ कोरिया का। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बनी है, अफगानी करेंसी है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब अफगानी करेंसी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। अफगानी करेंसी ने इस साल अब तक कुल 14% की क्या है बढ़ोतरी जो है इसने दर्ज की है। चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने भारत के लिए किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, गोकुल सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस जो है यह मनाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागालैंड पुलिस ने डैश से लड़ने के लिए मेड इन नागालैंड ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों का अवैध व्यापार, जानवरों के अंगों की अवैध बिक्री, अवैध धर्म परिवर्तन, ड्रग्स और जबरन वसूली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड पुलिस ने क्यों किया है, ड्रग्स और जबरन वसूली के लिए इसने क्या किया है, मेड इन नागालैंड जो ऐप को लॉन्च किया है। मेड इन नागालैंड इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सितंबर 2023 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन है जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता है, जॉर्ज मार्टिन, ब्रेड बाइडर, फैबियो क्वार्टर, मार्को बेजिचिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, मार्को बेजिचिनी। बिहार को अपना दूसरा बाघ के आवरण किस जिले में मिलेगा, सारण, नालंदा, कैमूर, गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर। और पहला कहाँ है, चंपारण। विश्व रेबीज दिवस 2023 का विषय क्या है, ऑप्शन है सभी के लिए एक, सभी के लिए एक स्वास्थ्य, सभी के लिए एक, सभी के लिए एक स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य, सभी एक के लिए। एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन ए और बी दोनों सेम है, बट चलिए कोई नहीं, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, सभी के लिए एक और सभी के लिए एक स्वास्थ्य। ए इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है गुरु, एडमिनते माकन अबू, 2018 एवरिन इज द हीरो, जल्ली कट्टू। तो इसको किससे चुना गया है, 2024 की बात की जा रही है, तो उसको चुना गया ऑप्शन सी जो राइट आंसर। एक्चुअली क्या है कि जो मलयालम भाषा की फिल्म है ये मलयालम भाषा की चौथी फिल्म है। बाकी की जो तीन आप देख रहे हैं वो ये है, गुरु को 97 में, माकन अबू को 2011, ओके 2011, एंड जल्लू कट्टू को भी चुना गया था 2017 के लिए, एंड 2024 के लिए एवरेन इज वीरू। तो ये मलयालम भाषा की फोर्थ फिल्म है, बाकी की तीनों को भी इसमें चुना गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। T20I में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, चीन, नेपाल, भूटान, आयरलैंड। तो कौन सा बन गया है, नेपाल। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, यह क्वेश्चन का रिप्लाई आपको करना है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है, मेधा पाटिकर, राजेंद्र सिंह, अमृतानंदमयी देवी, कीर्ति रॉय। तो किन्हें चुना गया है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, अमृतानंदमयी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ICMR के एक अध्ययन के अनुसार भारतीयों का नमक का सेवन WHO मानक से डैश अधिक है, 3%, 4%, 6%, 8%। तो कितना है, 3% जो है यह अधिक है, 3% अधिक है। मानक दिया गया 3%, लेकिन उससे काफ़ी अधिक है, और उसके कारण क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावनाएं जो है काफ़ी अधिक रहती है अधिक नमक खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 19 विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को
अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये रही आज की क्लास के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, न्यूज़, मुद्दे हम लोगों ने देख लिया। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो किसी भी प्रकार का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके रिप्लाई भी आप लोग एज मच एज किया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।